नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो यार सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि बहुत लंबे समय बाद वीडियो आ रही है, ठीक है। और साइंस की वीडियो है। हम लोग यहाँ पर चैप्टर 4 करेंगे अपनी साइंस का 10th क्लास का। लास्ट वाली वीडियो हमने उसके अंदर हमने शायद ट्रिग्नोमेट्री करी थी, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है उनकी वीडियो मैंने बना ली है, वो आपको बहुत जल्दी कल या परसों में मिल जाएगी, 1-2 दिन में, ठीक है। बस एडिटिंग करनी है। चलो तो अपना ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। देखो कार्बन वाला जो चैप्टर है यार, इस चैप्टर को सबसे पहले तो आपको एक एडवाइस दे दूं छोटी सी कि इस चैप्टर को ना यार प्लीज़ थ्योरी की तरह मत पढ़ना। बस आप रट्टा मारोगे या मतलब सिर्फ बेसिकली ये समझ लो सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। इस चैप्टर को ऐसे पढ़ो कि आपको इससे जितनी भी नॉलेज है वो सब मिल जाए, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 11th में साइंस लेना उसके हिसाब से पढ़ो, साइंस लो चाहे मत लो, लेकिन अगर आप इस चैप्टर को सिर्फ रट्टा मारने के हिसाब से पढ़ोगे तो ये चैप्टर आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हर चीज़ को समझो, पॉइंट वाइज क्वेश्चन करो कि यार ऐसा हुआ क्यों। क्वेश्चन करने का तरीका है, देखो यार साइंस को पढ़ने का ना बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से तो ये है कि आप हर चीज़ को क्वेश्चन करना सीखो कि ऐसा हुआ क्यों, हर चीज़ के पीछे रीज़न ढूंढो। बाकी अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है तो आप ऐसा करते ही होगे। जिन बच्चों का नहीं है मैं उनको एक एडवाइस दे रहा हूँ। बाकी ठीक है, चलो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कार्बन एवं उसके यौगिक। देखो कार्बन क्या है। सबसे पहले तो कार्बन जो है तीसरा सबसे आवश्यक तत्व है जीवों के लिए, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दुनिया के अंदर, जितने भी हैं, हम इंसान हो गए चाहे जानवर हो गए, कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो, जितने भी लिविंग चीज़ें हैं ना दुनिया के अंदर, जितने भी जीव हैं, सबके लिए जो कार्बन है सबसे आवश्यक तत्व आप इसको कह सकते हो। मतलब 3 जो आवश्यक तत्व होते हैं जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन, तीन सबसे आवश्यक तत्व होते हैं ना, तो उसमें कार्बन भी आता है। देखो कार्बन कैसे आवश्यक है, जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं उससे हमें ग्लूकोज मिलता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है और यही ग्लूकोज जो होता है ये कार्बन का बना होता है। अगर आप खाने के छोड़ो, चलो अब जीवों के लिए छोड़ो, हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं, इनके अंदर जो ईंधन डलते हैं जैसे फ्यूल्स वगैरह जो डलते हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सीएनजी हो गई, एलपीजी हो गई, घर में खाना बनाते हैं ना एलपीजी सिलेंडर वगैरह से, तो ये जितनी भी चीज़ें, जितने भी हमारे ईंधन होते हैं ना, वो सब कार्बन के वो होते हैं, पदार्थ कार्बन से बने हुए होते हैं, ठीक है। चलो, और जैसे कि जो कार्बन है हमारी भूपर पट्टी के अंदर पाया जाता है। अगर आप वायुमंडल में देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी मिलता है। बस यही सब इसकी जो बेसिक बातें हैं वो तो ये है, ठीक है। अब अगर आप कार्बन को साइंटिफिक रूप से देखो, यानी कि जो इस चैप्टर के हिसाब से देखो, तो कार्बन के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है और डिटेल में पढ़ना है, ध्यान रखना। डिटेल में हर एक चीज़ को समझेंगे, अच्छे से समझाऊंगा क्या कैसे होता है, क्यों होता है कार्बन, क्यों इतना मतलब अलग तत्व माना जाता है, सब कुछ, ठीक है। चलो तो देखो कार्बन का जो सिंबल होता है वो कैपिटल सी होता है, ये तो आपको पता होगा। इसको जो हम दर्शाते हैं वो कैपिटल सी से दर्शाते हैं। इसके पास परमाणु संख्या 6 होती है, ठीक है। इसके पास परमाणु संख्या 6 होती है। परमाणु संख्या को Z से दिखाते हैं तो इसके लिए Z की वैल्यू 6 होती है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा, K के अंदर 2 आएंगे और L के अंदर कितने आएंगे, 4, ठीक है। अगर आप इसकी संयोजकता निकालोगे तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। मैंने आपको बता रखा है संयोजकता कैसे निकालते हैं, नहीं देखा तो वीडियो देख लो, मैंने डाल रखी है पूरी संयोजकता को लेकर, हर चीज़ है उसके अंदर, ठीक है। तो इसकी संयोजकता होती है 4। देखो संयोजकता को लेकर यार हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर संयोजकता, ठीक है, अगर संयोजकता किसी की, या ऐसे समझ लो कि अगर किसी परमाणु के बाहरी कक्ष के अंदर, अगर किसी परमाणु के अंदर किसी परमाणु के बाहरी कक्ष के अंदर 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वो छोड़ देता है। ये बात क्लियर है। 4 से कम होते हैं, 4 नहीं बोल रहा हूँ, 4 से कम होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, ये बात क्लियर है। अगर किसी के बाहरी कक्ष के अंदर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, अगर किसी के बाहरी कक्ष के अंदर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अच्छा, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है या गेन क्यों करता है तो सबको पता है ना, लुईस का जो अष्टक सिद्धांत है उसके रूप से ये तो पता है कि कोई भी परमाणु यही चाहता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब सबसे ज़्यादा तो नहीं, मतलब उसके बाहरी कक्ष के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हों, तभी वो सबसे स्थिर बोला जाएगा, ये तो पता है ना, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अष्टक सिद्धांत के रूप से कोई भी परमाणु यही चाहता है कि उसके जितने भी कक्ष हैं वो सब पूरे के पूरे भरे हुए हों और वो मस्त आराम से अपने मौज में रहे, ठीक है। उसे किसी से फिर दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होगा। अगर एक बार ऐसा हो गया कि उसके बाहरी कक्ष में पूरे इलेक्ट्रॉन भर गए तो वो दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रखेगा। अब ये बाहरी कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कैसे पूरे करे जाते हैं ये भी मैंने आपको बता रखा है, दूसरे तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके, ठीक है। ये तो हमने अभी तक पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 तक कि भाई इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है और वहां से हमें आयनिक यौगिक मिलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पूरी तरीके से या तो दे दिए जाते हैं या पूरी तरीके से ले लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे। यहां पर हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, शेयर करता है, ठीक है, साझेदारी करता है इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब बांट के आपस में 2 एलिमेंट होंगे, कोई भी 2 तत्व होंगे, 2 परमाणु, ठीक है, आपस में इलेक्ट्रॉन को बांट के काम चलाएंगे, ठीक है। ना कार्बन कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा,
ठीक है, ना ही कार्बन कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। ये बात क्लियर है। यही रीजन होता है कि कार्बन कभी भी कभी भी आयनिक जो बॉन्ड होता है, हमारा जो आयनिक आबंध होता है वो नहीं बना पाता। हमेशा कार्बन सहसंयोजक आबंध, ऐसे समझ लो कि जो भी आबंध, जिस भी तरीके का आबंध इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बनता है उसको हम सहसंयोजक आबंध बोलते हैं। ये बात तो क्लियर है, ठीक है। आबंध होता क्या है यार, देखो आबंध जो है ना, दो परमाणुओं के बीच में, दो परमाणुओं को जोड़ने वाली ना बस एक फोर्स होती है, ठीक है। दो परमाणुओं के बीच में लगने वाला एक बल होता है बस आबंध, और कुछ नहीं होता, ठीक है। आबंध के चार प्रकार होते हैं, वैसे तो चार तो मेन है, बहुत सारे होते हैं, 11th में जाके पढ़ोगे, ठीक है। चार तो मेन है। सबसे पहला तो आयनिक ही होता है, दूसरा ये होता है सहसंयोजक, ठीक है, और तीसरा हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, फिर एक वैन डर वाल्स, मतलब बहुत सारे होते हैं, ऐसे समझ लो आप। तो अभी इतना समझना है आपने कि सहसंयोजक आबंध क्या है। हम दूसरे तरीके का आबंध पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने 3rd चैप्टर में आयनिक पढ़ लिया था, ठीक है। यहाँ पर हम सहसंयोजक पढ़ेंगे। सहसंयोजक आबंध वो होता है जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। दो परमाणु होंगे, एक तत्व के भी हो सकते हैं, दो परमाणु एक ही तत्व के भी हो सकते हैं, अलग अलग तत्व के भी हो सकते हैं। नहीं समझे? मेरा कहने का मतलब यह है कि दोनों परमाणु चाहे तो कार्बन के भी हो सकते हैं, चाहे तो हाइड्रोजन के भी हो सकते हैं दोनों परमाणु, और ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन के साथ कोई दूसरा तत्व हो सकता है। कार्बन के साथ ही नहीं, मतलब किसी के भी साथ दूसरा हो सकता है, जैसे N के साथ मान लो H आ गया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि सहसंयोजक आबंध जो है किसी भी दो परमाणुओं के बीच में बनते हैं और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं। जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का पूरी तरीके से आदान प्रदान करने में असक्षम हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हो ना, असक्षम यानी कि ना वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, उस केस में वो सहसंयोजक आबंध बनाता है। बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। अब देखो कार्बन को अगर आप चैप्टर पढ़ोगे, एनसीईआरटी में थ्योरी पढ़ोगे, तो थ्योरी के अंदर 2 पॉइंट्स लिखे हुए कार्बन के। कार्बन सहसंयोजक आबंध ही क्यों बनाता है उसको भी समझा देता हूं। देखो मैं आपको, देखो यार, कार्बन के पास हमेशा आउटर मोस्ट शेल यानी कि बाहरी कक्ष के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब कार्बन को अपने बाहरी कक्ष के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? तो आप जवाब दोगे 4 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि 8 होने चाहिए ना, 4 हैं तो हमारे पास 4 की और वो है आवश्यकता। तो ये क्या करेगा, किसी भी परमाणु से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। कभी भी जो कार्बन है कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, ध्यान रखना। कभी भी जो कार्बन है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लेता है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। रीजन क्यों बताता हूं अभी आपको। देखो जो कार्बन है इसके पास कितने प्रोटॉन होते हैं, पहले तो प्रोटॉन बताओ। प्रोटॉन, जितनी परमाणु संख्या होती है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन मतलब कंडीशन क्या होती है कि उसने कोई भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान ना किया हो, ठीक है। अब देखो, तो इसके पास 6 प्रोटॉन है, ठीक है, बात क्लियर है। हमने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अंदर, यानी कि जो डाल्टन का जो भी परमाणु जो भी सिद्धांत थे उनके अंदर ये पढ़ा था कि परमाणु तभी उदासीन माना जाएगा जब उसके अंदर धनावेशित कण और ऋण आवेशित कणों की संख्या बराबर हो। बात समझ में आई है? कोई भी परमाणु तभी उदासीन यानी कि बिल्कुल संतुलित, बैलेंस्ड तभी माना जाएगा जब उसके अंदर परमाणुओं की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बिल्कुल बराबर हो, यानी कि धन आवेशित, जो धन आवेश है और ऋण आवेश है वो दोनों पूरी तरीके से बिल्कुल बैलेंस्ड हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो यार, इसके पास 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसको 4 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा दे दें तो हम यहां से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये जो संतुलन होगा ये तो बिगड़ जाएगा, है ना। ये 6 प्रोटॉन जो होंगे, अभी इन्होंने 6 इलेक्ट्रॉन्स को आराम से पकड़ के रखा हुआ था, ठीक है, इन्होंने 6 प्रोटॉन को आराम से पकड़ के रखा हुआ था। बात क्लियर है, ठीक है। तो अब 10 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ने में तो इनको मुश्किल होगी ना यार, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन को तो ये बिल्कुल इजीली पकड़ रहे थे, 6 से चलो 7 होते, 8 भी होते तो भी ये पकड़ लेते, ठीक है, तो भी आराम से रख लेते हैं। लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन एक साथ, है ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब तो ये 6 प्रोटॉन जो होंगे इनके पास इतनी क्षमता नहीं होगी कि इन 10 इलेक्ट्रॉन को एक साथ पकड़ के रख सकें। अगर आप पॉइंट देखोगे तो पॉइंट के अंदर यही लिखा हुआ है कि कार्बन का जो नाभिक है वो एक साथ 10 इलेक्ट्रॉन को रखने में असक्षम होता है। बात क्लियर है? तो आप समझ सकते हो कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लेता, क्योंकि उसके नाभिक के पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ पकड़ के रख सके। बात क्लियर है? तो कार्बन कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। अगर आपको इस चीज को थोड़ा अपनी भाषा में समझना है, जैसे बहुत इजी एग्जांपल से समझा देता हूं मैं आपको, ऐसे समझो। देखो, जैसे मान लो कोई इंसान है जो केवल 6 रोटियां खा सकता है, केवल 6 रोटियां, और 6 रोटियों में भी उसका पेट बिल्कुल गले तक भर जाता है। अगर उसने एक भी टुकड़ा और खा लिया तो वो उल्टी कर लेगा, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। तो अब वो 6 ही रोटियां खा सकता है यार, वो 6 में ही खुश है, ठीक है। तो आप जबरदस्ती उसको 4 दोगे तो वो तो उल्टी करेगा ही करेगा,
वो क्यों 4 और खाना चाहेगा? जब वो 6 में खुश है, उसका 6 में बिल्कुल पेट भर गया, वो 6 में मस्त हो गया, ठीक है, तो आप उसको एक और रोटी ज़बरदस्ती खिलाओगे, या एक क्या मतलब 4 एक साथ ज़बरदस्ती खिलाओगे, वो भी 4 एक साथ, तो 4 एक साथ ज़बरदस्ती खिलाओगे तो वो तो उल्टी करेगा ही करेगा। तो सिंपल सी बात है कि कार्बन कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। बात क्लियर है? समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये वाली बात तो समझ में आई होगी कि 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि इसके पास, इसके नाभिक के पास, कार्बन के नाभिक के पास क्षमता नहीं होती वो एक साथ 10 इलेक्ट्रॉन को रख सके अपने पास, ठीक है। चलो, अब दूसरा पॉइंट उसमें ये लिखा हुआ है कि कार्बन कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ भी नहीं सकता, 4 इलेक्ट्रॉन को ये दे भी नहीं सकता और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता, ठीक है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेता तो ये कौन सा वो बनता आयन, C4 माइनस, ठीक है, और इसने 4 इलेक्ट्रॉन छोड़े तो ये कौन सा आयन बनेगा, C4 प्लस। लेकिन ऐसा और ऐसा कभी भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ क्यों नहीं सकता? 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ क्यों नहीं सकता? फिर से आ जाते हैं आवेश वाली बात पर। देखो, अगर मान लो इसने 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, भारी कक्ष इसका क्या बचेगा, K बचेगा, K पूरा फिल हो जाएगा, पूरा कंप्लीट होगा, कार्बन मस्त हो जाएगा कि भाई मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कार्बन बाहर से भारी कक्ष के हिसाब से तो मस्त हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर नाभिक का जो होगा, नाभिक के पास अभी भी 6 प्रोटॉन है, अभी भी 6 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन कितने बचे? इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 बचे। तो यहां से भी इसकी जो असंतुलन था वो जारी रहा। तो फायदा क्या हुआ 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ने का? तो कार्बन कभी भी ना 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। बात समझ में आई है आपको? इसको भी आप ऐसे समझ सकते हो, कोई इंसान है जिसकी भूख 6 रोटी की है, ठीक है, जिसकी भूख 6 रोटी की है, वो 6 रोटी आराम से खा सकता है, और 6 रोटी में वो बिल्कुल मस्त है, और मतलब वो मैक्सिमम 6 रोटी खाता है, मैक्सिमम क्या, मिनिमम 6 रोटी खाता है वो, ठीक है। तो आप उसको 2 रोटी में कहां से संतुष्ट कर दोगे? 2 रोटी में उसको संतुष्ट नहीं कर सकते हम, सेटिस्फाई नहीं कर सकते हम। कोई 6 रोटी खाने वाला इंसान है, उसको 2 रोटी में उसका पेट थोड़ी भरेगा। बात क्लियर हो रही है? तो ये आपका तरीका है, मतलब इस वजह से ये जो मैंने आपको समझाया इतना, ये रीजन होता है कि कार्बन क्यों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग यानी कि साझेदारी करता है। बात क्लियर हुई? ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलो, तो अब कार्बन शेयरिंग करता कैसे है वो देखेंगे थोड़ा सा। सहसंयोजक आबंध बनाना सीखेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना सीखेंगे, जिसमें बच्चों को बहुत परेशानियां होती हैं। ये बात समझ में आ गई आपको कि क्यों ऐसा हुआ? ठीक है, चलो तो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो सहसंयोजक आबंध के ऊपर ही रहेगा। देखो, सहसंयोजक आबंध वो होता है जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो कार्बन किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, उससे पहले हम थोड़ा H2 वगैरह, Cl2 वगैरह जो आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दे रखे हैं वो सब पढ़ते हैं। ठीक है, आपकी बुक में एक तो H2 का एग्जाम्पल दे रखा होगा NCERT में, Cl2 का दे रखा होगा, नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, N2 का होगा, O2 हो गया, ठीक है, O2 हो गया, क्लियर, O2 हो गया, और आपका NH3 का बना लेते हैं एक, ठीक है, NH3 क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, NH3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखना, इंपॉर्टेंट है ये, एक NH3 इंपॉर्टेंट है, एक S8 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और S8 हो गया, ठीक है, और एक लास्ट और लिख लेते हैं H2O और CO2। इन सब के अंदर हम कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है, जो सहसंयोजक आबंध होता है, वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कैसे बनता है। ठीक है, ध्यान से सुनना है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इसकी H2, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या बताओ, 1, ठीक है, बाहरी कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन 1, संयोजकता भी 1, ठीक है, क्लियर है। H2 को सबसे पहले आप इस तरीके से शो करोगे, सबसे पहले आप इस तरीके से शो करोगे इसको, ठीक है। यहां पर ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, बात क्लियर है। यानी कि इस हाइड्रोजन ने 1-1 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रखा है। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाओगे? ये होता है आपका सहसंयोजक आबंध, समझ रहे हो ना? ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को, इस वाले हाइड्रोजन को, अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करें तो इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन था। इसने बोला, इस दूसरे वाले हाइड्रोजन को बोला कि यार तेरे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तेरे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, चल आजा दोनों मिल बांट कर खा लेते हैं और दोनों मिल बांट कर अपना जो पेट है उसको भर लेते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन की भी कैपेसिटी, इसको 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को K में 2 होने चाहिए ना, K में 2 होने चाहिए, लेकिन इसके पास 1 है, तो इसको 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 7 वाले हाइड्रोजन को बोलेगा कि चल यार तू मेरे से शेयर कर ले और मैं तेरे साथ शेयर कर लेता हूं, मैं तेरे साथ साझेदारी कर लेता हूं, दोनों मिलकर हम दोनों देखेंगे। तो यहां से जो इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो ये जो होगा, ये इस वाले हाइड्रोजन का पूरा हो गया। अगर आप इस वाले हाइड्रोजन के लिए करो तो ये वाला इस हाइड्रोजन का हो गया। नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लो, इसको मैं थोड़ा साफ सुथरे तरीके से बनाता हूं। देखो, मान लेते हैं हमने यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन हुआ हमारा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक है, और दूसरा जो हाइड्रोजन है वो यहाँ लिख लेते हैं, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। इस वाले हाइड्रोजन ने इसको बोला कि यार देख तेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन भी है, मेरे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, चल दोनों मिलकर अपने बाहर वाले कक्ष में 2-2 पूरे कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि साझेदारी कर लेते हैं। तो इस हाइड्रोजन ने इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया इस तरीके से, और ये वाला हाइड्रोजन इस वाले का 1 इलेक्ट्रॉन पूरा ले लेगा। तो ये आपका इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनता है वो ये बन गया, ये होता है हमारा H2। बात क्लियर है?
H2 समझ में आया होगा आपको H2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार बनती है, किस तरीके से बनती है, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो अभी आगे समझ में आएगा, अभी और करेंगे, ठीक है। चलो H2 का हो गया। नेक्स्ट करते हैं Cl2 का, ठीक है। चलो Cl2, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या मुझे बताओ, ठीक है। देखो क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 17, ठीक है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो 2 8 7 2 8 7 आएगा, यानी कि इसको एक इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता है। ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन मांगेगा, ठीक है, ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन मांगेगा। तो Cl का परमाणु बनाते हैं, ठीक है। ये Cl का परमाणु हो गया और यहाँ पर भी हमारा वेरी सॉरी, ये भी हमारा Cl का परमाणु हो गया, ठीक है। ये भी Cl का परमाणु, ये भी Cl का परमाणु। अब इसके बाहरी कक्ष में देखो, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते वक्त आपको ये बात याद रखनी है कि जितने इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में होंगे उन्हीं को हमने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में होंगे उन्हीं को हमने यहाँ पर लिखना है। तो एक ये आप क्रॉस से भी शो कर सकते हो, डॉट से भी शो कर सकते हो, ठीक है। आप क्रॉस से भी और डॉट से, दोनों से शो कर सकते हो। लेकिन यह है कि अगर जो तत्व है वो अगर समान है, यानी कि दोनों ही एक जैसे तत्व हैं, तो उनके लिए आप डॉट से शो कर लेना। अगर मान लो यहाँ हाइड्रोजन होता, यहाँ क्लोरीन होता, तो उस केस में आप इसको एक को डॉट से, एक को क्रॉस से शो कर देना, ठीक है। तो ये हमारा H हो गया, ये हमारा दो इसके हो गए, ऐसे करके ये और ये, ठीक है। क्लोरीन के 7 पूरे हो गए इसमें, क्लोरीन के देखो 7 हमने भर दिए। इस वाले क्लोरीन के पास भी 7 होंगे, इस वाले क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब देखो, इस क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्लोरीन इसको बोलेगा कि यार देख, तेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तुझे भी 1 की जरूरत है, मुझे भी 1 की जरूरत है, तो आजा अपने एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग शेयर कर लेते हैं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा। इस वाले क्लोरीन का जो पूरा देखो, इसके कक्ष में 8 पूरे हो गए, 2 4 6 और 2 8, ठीक है, पूरे हो गए। इस वाले क्लोरीन के लिए भी पूरे 8 हो जाएंगे। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गई किसकी, Cl2, या फिर आप इसको पहले ऐसे भी लिख सकते हो Cl, ठीक है। क्लियर हुई बात, समझ में आ गया किस तरीके से बनाना है। आपको उसके अष्टक के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। अगर हाइड्रोजन है तो 2 पूरे करने हैं, बाकियों के लिए 8 पूरे करने हैं, ठीक है। समझ में आया होगा किस तरीके से बनाया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इस वाले इलेक्ट्रॉन ने इस वाले क्लोरीन ने इसको कहा कि यार तेरे को भी 1 की जरूरत है, मुझे भी 1 की जरूरत है, चलो आ जाओ अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं और अपने 8 मतलब बाहरी कक्ष में 8 पूरे कर लेते हैं। तो इस क्लोरीन ने भी 8 पूरे कर लिए, इस क्लोरीन ने भी 8 पूरे कर लिए। बात समझ में आई है, पक्का समझ में आया होगा यहाँ तक आपको। चलो क्लोरीन Cl2 का हो गया। अब बात करते हैं N2 की, ठीक है। N2 नोट कर लेना, इस चीज़ को समझ में आ रहा होगा यार मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। N2 देखो, N2, ठीक है, N2। अब देखो, अगर आप नाइट्रोजन की बात करोगे तो नाइट्रोजन की जो परमाणु संख्या है वो 7 होती है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो कितना आएगा, K में 2 आएंगे और L में इसके 5 आ जाएंगे, ठीक है। तो बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन किसी से चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पहले बना लेते हैं यहाँ पर। देखो ये हमारा N हो गया नाइट्रोजन। बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को आपने यहाँ लिखना है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है आप कौन से इलेक्ट्रॉन रखोगे। अच्छा, इनको पता है ना, संयोजक इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, ये तो पता होगा, ठीक है। इनको संयोजक इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, क्लियर है। चलो देखो, और हमने यहाँ पर इसके 5 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर बना लेना है। ये हमने 2 यहाँ बना लिए, 2 यहाँ बना लिए, ऐसे करके, और 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ बना लिया। ये नाइट्रोजन का 1 परमाणु हो गया, ठीक है। अब नाइट्रोजन का दूसरा परमाणु भी होगा क्योंकि N2 है, ठीक है। ये रहा, इस तरीके से यहाँ पर हमने इसको भी बना लिया। तो अब वही बात आ जाएगी, ठीक है, वही बात आएगी। अब देखो, इस नाइट्रोजन को 3 की आवश्यकता है, इस नाइट्रोजन को भी 3 की आवश्यकता है। तो ये वाले दोनों नाइट्रोजन आपस में बात करेंगे और बोलेंगे चल यार हम अपने ना 3-3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, उसके हिसाब से तेरे भी 8 पूरे हो जाएंगे और मेरे भी 8 पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो शेयरिंग कैसे होगी इलेक्ट्रॉन की, यानी कि साझेदारी कैसे होगी। इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये वाला नाइट्रोजन, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ये वाला नाइट्रोजन इसके 3 इलेक्ट्रॉन के साथ आपस में साझेदारी करेगा, ठीक है। मैं इसके भी 3 और इसके भी 3, दोनों के 3-3 को यहाँ पर शेयर करके दिखा रहा हूं। देखो एक इलेक्ट्रॉन इसने, 3 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया अपने इस वाले नाइट्रोजन को, क्योंकि इसने भी बोला कि यार चल तू 3 इलेक्ट्रॉन मेरे ले ले। ये नाइट्रोजन जो होगा, ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन अपने इसको दे देगा, इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। तो अब देख लो, आप इसका वो पूरा करो, ये पूरा हो गया नाइट्रोजन का। देखो 6 ये हो गए, इसके सर्कल के अंदर 6 ये और 2 ये आ गए। इसी तरीके से इस नाइट्रोजन का भी पूरा हो गया। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गई नाइट्रोजन की। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, अगर कहीं पर भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनता है, एक आबंध बनेगा, ठीक है, एक आबंध बनेगा। जब भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, जब भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो यहाँ पर द्विआबंध यानी कि डबल बॉन्ड बनेगा। अगर यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं
ठीक है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो यहाँ पर त्रिअबंध यानी कि 3 बॉन्ड बनेंगे 2 परमाणुओं के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। तो हम इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाएंगे N ट्रिपल बॉन्ड N। ये होता है आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। बात समझ में आई आपको किस तरीके से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है? पहले क्या करोगे? पहला स्टेप क्या होगा? स्टेप 1, जो उसके संयोजक इलेक्ट्रॉन है यानी कि बाहरी कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉन उनको यहाँ रखो, फिर चेक करो कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, साथ वाले से कितने वो ले सकता है, ठीक है। बात क्लियर है? तो हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से बना लिया। चलो ऑक्सीजन वाला करते हैं। देखो ऑक्सीजन वाला इससे भी ईजी होगा, ठीक है। ऑक्सीजन में क्योंकि डबल बॉन्ड आता है बीच में, O2, ठीक है। यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा यार। देखो O2, ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होती है, ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 8, ठीक है। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो 2,6। बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, ठीक है। तो बनाते हैं। ये ऑक्सीजन हो गया, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। ये दो यहाँ पर इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। एक ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। अब दोनों को कितने कितने की आवश्यकता है? 2-2 की आवश्यकता है। तो इतना तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये वाला ऑक्सीजन इसको बोलेगा कि यार तू मुझे अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, मैं तुझे अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, दोनों हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके शेयर हो गए होंगे। इस वाले ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को आगे कर दिया, जाओ भाई तुम उसके पास उसके साथ साझेदारी करो। इस वाले ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को आगे कर दिया कि जाओ तुम भी जाओ आगे पार्टिसिपेट करो। और यहाँ से इस ऑक्सीजन का भी पेट भर गया पूरा, इस ऑक्सीजन का भी पेट पूरा भर गया, ठीक है। इसने अपनी 2 रोटी इसके साथ शेयर कर ली, इस वाले ऑक्सीजन ने इसकी अपनी 2 रोटी इसके साथ शेयर कर ली। दोनों को 4 रोटी की आवश्यकता थी, दोनों को मिलाकर 4 की आवश्यकता थी। तो दोनों के पास आराम से अपना जो शेयरिंग थी वो पूरी हो गई। और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड। तो ये हो गया O डबल बॉन्ड O, और इसे हम बोलते हैं O2। क्लियर है? समझ में आया है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना स्टेप 1 वही, इनके जो संयोजक इलेक्ट्रॉन है उनको लिखो। दूसरा स्टेप चेक कर लो कि कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तीसरे स्टेप में दोनों परमाणुओं से उतने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दो, ठीक है। चलो ये तो हमने अभी पढ़ा कि जिनके अंदर हम जिसमें हम बिल्कुल सेम परमाणुओं के साथ करते हैं। अब मान लो डिफरेंट आ जाए, यहाँ पर कुछ अलग आ जाए। अभी तो हमने पढ़ा कि भाई यहाँ पर भी उसी तत्व का परमाणु होगा, यहाँ पर भी उसी तत्व का परमाणु होगा। अब मान लो यहाँ पर कुछ अलग आ जाए, फिर क्या करोगे? फिर कैसे बनाओगे? तो देखो वो भी ईजी है। देखो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे हम बनाते हैं NH3 का, NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब आपके पास 2 अलग अलग तत्व हैं। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या अभी हमने पढ़ी थी 7, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5, इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन की बात करें, परमाणु संख्या 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, इसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपना अष्टक या फिर जो अपना बाहरी कक्ष है वो पूरा करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन और ये यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर 3 है। चलो नाइट्रोजन बनाते हैं पहले। तो ये नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना लेते हैं, ये रहे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक यहाँ बना लेते हैं, एक यहाँ बना लेते हैं और एक यहाँ बना लेते हैं। अभी बता दूंगा क्यों बनाया मैंने, ठीक है। ये बात क्लियर है? अब नाइट्रोजन को यार 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ठीक है। नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, लेकिन इसको अकेला हाइड्रोजन सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए और अकेला हाइड्रोजन इसको सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, समझ में आ रहा होगा ना। नाइट्रोजन जो है 3 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, हाइड्रोजन उसको सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो नाइट्रोजन बोलेगा हाइड्रोजन को कि जा यार तू अपने जैसे ना 2 और को लिया, मुझे उनसे 2 इलेक्ट्रॉन दिलवा दियो, मैं उनको अपने 1 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा? यहाँ पर ये हाइड्रोजन आया होगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये, यहाँ पर ये, अच्छा अब मैं ना इसको क्रॉस से दिखा रहा हूँ क्योंकि अब अलग अलग तत्व हो गए, अभी तक तो सेम थे, तो यहाँ पर हमने इसको क्रॉस से दिखा लिया। और 1 हाइड्रोजन यहाँ आया होगा जिसका 1 इलेक्ट्रॉन ये, समझ में आया आपको? ठीक है, 1 हाइड्रोजन ये, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। ये वाला हाइड्रोजन इसने 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का लिया और अपना 1 दे दिया। ये वाला हाइड्रोजन इसने भी नाइट्रोजन का 1 लिया और 1 अपना नाइट्रोजन को दे दिया, ठीक है। तो इनके जो सर्कल्स अब पूरे कैसे करने हैं? देखो हाइड्रोजन के सर्कल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो ये हाइड्रोजन का पूरा हो गया 1, ये इस वाले हाइड्रोजन का पूरा हो गया, ये इस वाले हाइड्रोजन का पूरा हो गया। समझ में आया? ठीक है, हाइड्रोजन के पास अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे कंप्लीटली फिल्ड हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गया भाई, हाइड्रोजन जो था तीनों हाइड्रोजन का पेट भर गया कि मुझे तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, मैं खुश अब, ठीक है। नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पहले गिन लो। 2 यहाँ पर हैं, 3, 4 और 1 5 और 1 और 1 3 हो गए टोटल, ठीक है। तो नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन से भी तो मिले हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई किसकी? NH3 की। देख लो नाइट्रोजन के गोले के अंदर, नाइट्रोजन के सर्कल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 6 8 आने चाहिए पूरे। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको जो शेयर कर रखे हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं उसको भी
उसको भी क्या करना है, गिनना है, ठीक है, उसको भी आपको गिनना पड़ेगा। बात क्लियर हो रही है, समझ में आया NH3 का। इसी तरीके से हम H2O का बनाते हैं, H2O का बना के दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। H2O, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्ष में होते हैं 2,6, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, ठीक है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन बनाते हैं पहले बीच में, ये ऑक्सीजन हो गया, इसके 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे लिख दो, ये 2 ऊपर, ठीक है, 2 नीचे, और 1 यहाँ बना लेते हैं और 1 इसका यहाँ बना लेते हैं। समझ ही गए होगा क्यों बनाया यार, मैंने शेयरिंग करानी है, ठीक है। चलो, तो अब इसके पास ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन को पकड़ेगा एक साथ, ठीक है, 2 हाइड्रोजन को पकड़ेगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। ऑक्सीजन जो होगा वो कोई 2 हाइड्रोजन को एक साथ पकड़ लेगा, इस वाले हाइड्रोजन को पकड़ेगा और इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इस वाले हाइड्रोजन को पकड़ेगा और इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा अपने साथ। ऑक्सीजन बोलेगा कि चल यार तू मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, तू भी अपना खुश रहे, मुझे अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, मैं भी अपना खुश रहूँ, मेरे साथ शेयर कर ले, तो हमने शेयरिंग कर ली, ठीक है। हाइड्रोजन के तो पूरे 2 हो गए, ऑक्सीजन के ब्लू वाले और हाइड्रोजन के कौन से, रेड वाले, ठीक है, तो यहाँ से शेयरिंग हो गई। अब ऑक्सीजन का जो सर्कल बनेगा वो ऐसे करके बनेगा पूरा, तो ये आपका वाटर मॉलिक्यूल यानी कि जल का जो अणु होता है H2O वो बन गया। क्लियर है, इसको आप शो कैसे करोगे, इसको शो करोगे H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, देख लो सिंगल बॉन्ड होगा ना, यहाँ पर कैसे शो करोगे, इसको आप शो करोगे NH ऐसे करके HH। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर आपने साइड में ही क्यों बनाया, ऊपर क्यों नहीं बनाया, तो आप ऊपर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी बना सकते हो, एक इधर बना लो, एक इधर बना लो, एक इधर बना लो, ठीक है, ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल स्ट्रक्चर इनके कुछ अलग होते हैं, ठीक है, एक्चुअल स्ट्रक्चर इनके कुछ अलग होते हैं, वो आप 11th क्लास में जाके सीखोगे, अभी उसके बारे में बात नहीं करनी, अभी आप ऐसा बना देना बस, ठीक है, इसको साइड में बना देना, इसको आप ऐसे सीधे भी बना सकते हो, ठीक है। एक्चुअल जो इसकी जो शेप होती है, चलो छोड़ो, वो 11th में ही बताऊंगा आपको, जब आप 11th में आओगे तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे बेकार में, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया आपको कैसे। अब CO2 का आप खुद से बनाओगे, CO2 खुद से बनाओगे, S8 का मैं आपको बनवाऊंगा, ठीक है। S8 का चलो करते हैं। सल्फर बहुत इंपॉर्टेंट है, S8 का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं S8 को लेकर कि भाई जो सल्फर है ऐसा कौन सा परमाणु है जो अपने ही परमाणुओं के साथ मिलकर 8 बॉन्डिंग बनाता है, 8 बॉन्डिंग, देखो 8 है ना यहाँ पर, S8, ठीक है, तो ऐसे याद रखना। चलो, तो S8 सल्फर, सबसे पहले तो सल्फर के परमाणु संख्या 16 होती है, बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन देखो KLMN अगर हम करेंगे KLMN, ठीक है, तो यहाँ आ गया 2, 8 और लास्ट में आएगा 6, यानी कि एक सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपना बाहरी कक्ष पूरा करने के लिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ना इसको अपना बाहरी कक्ष पूरा करने के लिए। बात क्लियर हो रही है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब जो S8 का जो स्ट्रक्चर बनता है ना, वो रिंग्ड स्ट्रक्चर बनता है, बिल्कुल एक रिंग की तरह होता है, ठीक है, ध्यान रखना। S8 जो होता है, चलो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये S हमारा पहला, ये ठीक है, एक यहाँ 5 हो गए, एक ये और एक ये, ठीक है, एक रिंग की तरह स्ट्रक्चर बनेगा हमेशा ऐसे करके, ये होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, वैसे रिंग की तरह नहीं दिख तो नहीं रहा मुझे, रिंग की तरह थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, समझ लेना यार, गोल है ये, ठीक है, समझ लेना। चलो, तो अब देखो जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी इसके अंदर वो कैसे होगी, यानी कि अपने ही परमाणु के साथ किस तरीके से, मैंने आपको बोला था ना कि सल्फर भी करता है, कार्बन के साथ साथ सल्फर भी करता है, सिलिकॉन भी करता है, तो ये सब दिखाते हैं सहसंयोजक आबंध, ठीक है। सहसंयोजकता एक गुण होता है किसी भी पदार्थ, किसी भी परमाणु का, वो गुण जिसके कारण वो सहसंयोजक आबंध बना सके, उसे हम सहसंयोजकता भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी याद रखना, सहसंयोजकता किसी भी परमाणु का वो गुण होता है जिसके कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करके सहसंयोजक आबंध बना सकता है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी बोर्ड की स्पेस की, ठीक है। देखो हमने पहला सल्फर यहाँ बनाया था, तो सल्फर के पास लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इधर बना लो, एक इधर बना लो और एक ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। दूसरा सल्फर यहाँ बना लेते हैं, तीसरा यहाँ बना लेते हैं, ये चौथा, ये पांचवा, इसके नीचे छठा, इसके नीचे ये, ठीक है, और एक बिल्कुल इसके नीचे। अब आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल गोल बनेगा, ठीक है। पहले 4-4 इलेक्ट्रॉन भर लो, ठीक है, 4-4 इलेक्ट्रॉन ये भर लेते हैं इस तरीके से, ये 4, इसके पास आखिर में वैसे 6 होते हैं, लेकिन अभी मैं 4-4 क्यों भर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे इसकी शेयरिंग करानी है, ठीक है, शेयरिंग करानी है, ध्यान रखना। इसके भी 4 पूरे, ये हमारे सल्फर के 4-4 पूरे हो गए। अब ये वाला सल्फर, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, इसके आजू बाजू 2 सल्फर और हैं, तो ये क्या करेगा, ये वाला सल्फर इसके आजू बाजू 2 और है ना,
तो ये सल्फर एक इससे मांग लेगा और एक इससे मांग लेगा, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। ऐसे ये सल्फर सबके आजू बाजू दो दो सल्फर आ रहे हैं, इसके देखोगे तो एक ये, इसके देखोगे तो एक ये, सबके आजू बाजू दो दो आ रहे हैं ना, तो ये क्या करेंगे, एक एक अपने आसपास वालों से मांग लेंगे, ठीक है। तो इस सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और इस वाले नीचे वाले सल्फर का, इस वाले सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब इस वाले सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन, इसका बोल रहा हूँ, इस वाले सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इसने इससे जो मांगा होगा उसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब ये वाला सल्फर इससे भी मांगेगा तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, बदले में इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस तरीके से। ऐसे ही करके यहाँ पर भी बॉन्डिंग हुई होगी, ऐसे ही फिर यहाँ पर भी आप बना लो। इसी तरीके से दो दो इलेक्ट्रॉन हर जगह शेयर हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके जो सल्फर होगा उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब बस हमें गोलों जो इनके सर्कल्स होते हैं उनको बड़े ध्यान से भरना है यार, देखो सर्कल ध्यान से भरना। सबसे पहले मैं इस सल्फर की बात करूँगा, इस सल्फर की सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले मुझे इस सल्फर के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। इस सल्फर ने एक इलेक्ट्रॉन इससे मांगा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इससे मांगा हुआ है, यानी कि 6 इसके कौन कौन से हैं, 2 4 1 और 1 6, ये इसके 6 अपने हैं। ये वाला शेयर्ड है और ये वाला भी शेयर्ड है, ये वाला और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, शेयर्ड है। तो हम इस सल्फर का जो सर्कल पूरा करेंगे वो इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से जो इस सल्फर का जो सर्कल पूरा हुआ ऐसे हो गया, सर्कल तो नहीं है, ठीक है। ये मतलब यार बस बोल रहा हूँ कि इसका जो ऑक्टेट है वो ऐसे करके पूरा कर देना है। इस सल्फर का इस तरीके से ये पूरा हो गया, बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो इस वाले सल्फर की बात करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसका अपना, ये वाला इस साथ वाले से लिया हुआ है, तो ये जो सल्फर होगा ये ऐसे करके अपना वो पूरा कर लेगा, ऐसे करके इसने अपना पूरा कर लिया। इस सल्फर के ऊपर आ जाते हैं, भाई ये भी तो पूरा करेगा फिर अपना, ये भी तो पूरा करेगा अपना। इसी तरीके से ये वाला सल्फर अपना पूरा वो करेगा, ठीक है। ये पूरा हो गया, बात क्लियर, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कैसे बन रहा है, कोई डाउट है। देखो इस सल्फर के भी 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 8 पूरे हो गए। इस सल्फर की बात करते हैं, ठीक है, इस सल्फर की बात कर लेते हैं, ये पूरा हो गया 8 इसका, ठीक है। इस वाले सल्फर के लिए आओ, ठीक है। इस वाले सल्फर आपको समझ में तो आ गया होगा कैसे बनाना है, नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझा दूंगा इसको, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पड़ता है कि यार कौन से किस में मिला दें, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पड़ता है, वो मैं समझता हूँ। चलो देखो ये हमारे सल्फर का S8 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, S8 का, ठीक है। S8 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, देखो ध्यान से सुनना है। पहले मैंने क्या करा, सल्फर के 8 इलेक्ट्रॉन्स को लिख लिया रिंग के शेप में, ये आपको याद करना पड़ेगा यार, देखो ठीक है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। तो रिंग की शेप में हमने लिख लिया, ठीक है। रिंग की शेप में हमने जब बनाया तो सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं बाहरी कक्ष के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब इसको चाहिए तो बेसिकली ये क्या करेगा, अब इस सल्फर के बाजू, अगर आप एक सल्फर की बात करो तो एक सल्फर के आजू बाजू 2 हैं, इसके इस वाले की बात करो, इसके पास ये भी है, ये भी है। तो ये सल्फर एक इलेक्ट्रॉन इससे मांग लेगा जो कि ये रहा, ये सल्फर एक इलेक्ट्रॉन इससे मांग लेगा जो कि ये रहा, ठीक है। अपने 2 इलेक्ट्रॉन बदले में दे भी देगा, ये सल्फर इसको भी एक इलेक्ट्रॉन देगा ये वाला, ये सल्फर इसको भी एक इलेक्ट्रॉन देगा ये वाला, तो आपस में शेयर हो गए। 2 इसने इसके साथ, एक इसने इसके साथ शेयर कर लिया, एक इसके साथ शेयर कर लिया, बन गया, समझ में आ गया। इसी तरीके से पूरे इसमें होगा, ये होता है एसेट का। CO2 का आप खुद से बनाएंगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक के ऊपर अपने, जो हमारा है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, ठीक है। कार्बन सहसंयोजक आबंध इतने अच्छे क्यों बनाता है, या कार्बन अपने ही परमाणुओं के साथ इतने अच्छे से क्यों जुड़ता है, ठीक है। कार्बन अपने ही परमाणुओं के साथ इतने अच्छे से क्यों जुड़ सकता है, उसके 2 रीजंस हमको जानने हैं, ठीक है। चलो तो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति इसका टॉपिक है, पढ़ लेना, ठीक है। देखो सर्वतोमुखी प्रकृति के अंदर 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कार्बन के पास 2 चीज़ें होती हैं, कार्बन के पास 2 गुण होते हैं, तभी वो सबसे अलग होता है। मैंने आपको बोला था ना, ये भी पढ़ेंगे कार्बन ही क्यों इतना अलग है, ठीक है। कार्बन इसलिए सबसे अलग है क्योंकि यार सबसे अच्छे जो गुण ये दिखाता है ना, जो अभी मैं आपको जो दोनों गुण बनाऊंगा वो दोनों गुण सबसे अच्छा कार्बन ही दिखाता है, इसलिए वो सबसे अलग है, ठीक है। सबसे पहला जो गुण होता है ना उसे हम बोलते हैं श्रृंखलन, श्रृंखलन, ठीक है। देख लेना यार, श्रृंखलन सही लिखा है ना मैंने, मेरे ख्याल से तो ऐसे ही आएगा, देख लेना, चलो छोड़ो, ठीक है। श्रृंखलन समझने से मतलब है, तुम्हें स्पेलिंग से क्या करोगे। देखो श्रृंखलन, तो श्रृंखलन एक ऐसा गुण होता है जिसके अंदर कार्बन अपने ही परमाणुओं के साथ जुड़ जुड़कर लंबी लंबी चेन बना सकता है, समझ में आया, लंबी लंबी चेन, यानी कि कार्बन के पास ऐसा एक गुण होता है जिससे ये अपने ही परमाणुओं के साथ जुड़कर इस प्रकार लंबी लंबी चेन बना सकता है, ठीक है। इस प्रकार लंबी लंबी चेन या शाखाओं में भी बॉन्डिंग कर सकता है, इस प्रकार ऐसे करके। यहाँ पर आप
कार्बन लगाते जाओ ऐसे करके। कार्बन जो है कभी ये नहीं बोलेगा कि आप मेरे ही परमाणु के साथ मेरी बॉन्डिंग क्यों कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप लगा सकते हो इस तरीके से ऐसे करके ये, ठीक है। तो मतलब ये समझ लो कि श्रृंखलन एक ऐसा गुण होता है जिसमें कार्बन अपने ही परमाणुओं के साथ जुड़ जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाता है, लंबी लंबी सीरीज, लंबी लंबी चेन बनाता है, लंबी लंबी शाखाएं। समझ में आ रहा है आपको? श्रृंखलन कार्बन का वो गुण है जिसके कारण कार्बन अपने ही परमाणुओं के साथ जुड़कर लंबी लंबी शाखाएं, लंबी लंबी चेन बनाता है, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पर? यौगिकों की चेन बनाता है। समझ में आ गया होगा? पक्का समझ में आया होगा यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको। दूसरा जो गुण है, दूसरा गुण होता है इसकी चतुसंयोजकता। देखो चतुसंयोजकता का मतलब क्या होता है? किसी भी तत्व की जब वैलेंसी यानी कि संयोजकता 4 हो जाती है, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखते हैं चतु, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे संयोजकता, संयोजकता, ठीक है। जब भी चतु का मतलब होता है 4, ठीक है, और ये तो बहुत ईजी है, संयोजकता तो समझते हैं आपको। जब भी किसी तत्व की संयोजकता 4 हो उसे हम बोलते हैं चतुसंयोजक तत्व, ठीक है। तो अब बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि चतुसंयोजकता का मतलब ये है कि कार्बन हमेशा 4 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कभी भी 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं शेयर कर सकता। कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, ये ध्यान रखना, नहीं बना सकता, ठीक है। कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। दुनिया में कुछ भी हो जाए, कभी भी कुछ भी हो जाए, कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। कार्बन हमेशा 5 से कम भी नहीं बनाएगा, ये ध्यान रखना। कार्बन 4 से कम भी नहीं बनाएगा, यार क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। कार्बन ना तो 5 बॉन्ड बना सकता है, ना ही 4 से कम, ना 4 से ज़्यादा बनाएगा, ना 4 से कम बनाएगा। इसकी जिद है कि मुझे तो 4 ही चाहिए, ठीक है। इसकी जिद है कि मुझे तो 4 ही बॉन्ड चाहिए, मुझे 4 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। क्यों चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन? क्यों जिद है? उसका स्टक पूरा हो जाएगा यार 4 इलेक्ट्रॉन लेते ही, हमने पढ़ा है ना कि उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, उसका स्टक पूरा। वो क्यों 3 लेने की कोशिश करेगा? क्यों 5 पे जाएगा? है ना, क्लियर है? तो ना कार्बन कभी भी ना तो 4 से ज़्यादा, ना ही 4 से कम, ठीक है। ना 4 से ज़्यादा, आप ऐसे इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन ना 4 से ज़्यादा, ठीक है, ना 4 से ज़्यादा और ना ही 4 से कम इलेक्ट्रॉन कभी भी, ठीक है। ना 4 से कम, ना 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भी कार्बन नहीं ले सकता। ये चीज़ गलत है हमेशा, ठीक है। बात क्लियर है? कभी भी कार्बन के इलेक्ट्रॉन, हमेशा कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑलवेज कार्बन के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे हमेशा 4 होंगे। इसी वजह से कार्बन हमेशा 4 आबंध बनाएगा, 4 से कम आबंध भी नहीं बनाएगा, 4 से ज़्यादा आबंध भी नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ तक समझा दी, ठीक है। अब अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम जो कार्बन के यौगिक होते हैं उनकी कुछ गुण पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। चलो प्रॉपर्टीज़ यहीं समझा देता हूँ आपको मैं। देखो प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या होता है, इनके जो गुण होते हैं, गुण क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? कार्बन के यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों होते हैं भाई विद्युत के कुचालक? क्योंकि इनके पास कोई भी खाली इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। कोई भी चीज़ विद्युत के सुचालक कब होती है? जब उसके पास खाली इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। विद्युत होता क्या है यार? इलेक्ट्रॉन के होने से ही तो विद्युत है। अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो विद्युत ही नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होगी, है ना। तो समझो बात को कि जब इसके चारों बॉन्ड जो होते हैं, जब इसने चारों बॉन्ड बना लिए किसी के साथ, ठीक है, जब इसने चारों बॉन्ड बना लिए किसी के साथ, चारों ये आबंध बना के बैठा हुआ है, ठीक है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन विद्युत के लिए नहीं है, तो कार्बन के यौगिक क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं, कुचालक, बैड कंडक्टर्स, ठीक है। आप लिख दोगे। अगर आपसे रीज़न पूछें कि इसके जो क्या नाम, इसके जो कार्बन के जो यौगिक होते हैं वो कार्बन के जो यौगिक होते हैं वो विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं, तो आप लिखोगे क्योंकि इसने अपने सभी इलेक्ट्रॉन आपस में किसी दूसरे परमाणु के साथ साझेदारी में शेयर कर रखे होते हैं, बिल्कुल फिट कर रखे होते हैं। इसके पास कोई भी नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, वो इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है विद्युत की प्रवाह के लिए। क्लियर है? बाकी बुक में इसकी लैंग्वेज लिखी हुई है और नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा मैं लास्ट वाली वीडियो के साथ, ठीक है। लास्ट वाली जो वीडियो आएगी इस चैप्टर की, उसके साथ आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर सारे रीजंस दे रखे हैं मैंने कि कार्बन विद्युत का कुचालक क्यों होता है। क्योंकि कार्बन एक यौगिक के अंदर कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने जो मुक्त अवस्था के अंदर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। हमेशा जुड़े हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा जुड़े होते हैं। कैसे? देखो समझ लो सर, कैसे समझ लो, नहीं तो फिर आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया। देखो मान लो यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसने इस H को दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन इस H के साथ, ये इलेक्ट्रॉन इस H के साथ, ये इलेक्ट्रॉन इस H के साथ, ये पूरा भरा हुआ, ये पूरा भरा हुआ, ये हाइड्रोजन पूरा भरा हुआ, ये हाइड्रोजन पूरा भरा हुआ और ये कार्बन पूरा भरा हुआ। ये मीथेन होता है आपका, ठीक है। CH4 होता है, ये CH4 होता है। CH4 की भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना मैंने आपको बता दी कैसे बनती है, देख लो, है ना।
तो अब देखो कार्बन के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो तो सब आबंध में बने हुए हैं, ठीक है, उन्होंने तो सबने आबंध बना रखा है ना, इलेक्ट्रॉन ने सबने आबंध आपस में जुड़े हुए हैं साझेदारी में, ये बात क्लियर है। इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में है ही नहीं, मुक्त अवस्था में है ही नहीं। अगर मुक्त अवस्था में होता तो ये विद्युत का सुचालन कर सकता था, लेकिन अब मुक्त अवस्था में है ही नहीं, तो विद्युत का सुचालन नहीं हो सकता, ठीक है, या संचालन कह लो, नहीं हो सकता। तो ये हमेशा विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि इनका जो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ना, इनकी जो सहसंयोजक जो आबंध होता है, ये बहुत वीक टाइप की फोर्स होती है। मैंने आपको बताया ना आबंध क्या मतलब क्या होता है यार, दो इलेक्ट्रॉन आपस में बस एक फोर्स से, एक बल से आपस में जुड़े होते हैं। जो सहसंयोजक आबंध होता है ये वीक होता है, ठीक है, ये कमज़ोर होता है, ठीक है, दुर्बल आबंध कह सकते हो आप इसको हिंदी में, अगर मैं बुक की लैंग्वेज से बोलूँ तो इसे हमें एक दुर्बल आबंध कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत जल्दी टूट जाएगा। तो इनके जो क्वथनांक और गलनांक समझते होंगे ना आप, कोई भी चीज़ मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक ऐसा तापमान जिस पर आकर कोई भी चीज़ उबलने लगे, या ऐसे समझ लो लिक्विड से गैस में परिवर्तित होने लगे, उसको हम उसका क्वथनांक कहते हैं, क्वथनांक, ठीक है। कोई भी ठोस जब वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था की ओर जाने लगे एक किसी भी तापमान पर, उस तापमान को हम बोलते हैं उसका गलनांक, ठीक है। और ये तापमान जो होता है, जैसे मान लो कोई भी परमाणु है, कोई भी चीज़ है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके जो कण होते हैं, उनके बीच में आपने पढ़ रखा है ना 9th के पहले चैप्टर के अंदर, कि उन दोनों के बीच में फोर्सेस लगी होती हैं। वो फोर्स क्या होते हैं, ये आबंधित होते हैं, ठीक है। वो फोर्सेस क्या होती हैं यार, वो बल क्या होते हैं, जिसको हम अंतर परमाणु बल बोलते थे 9th क्लास में, याद है पहले चैप्टर में, के पार्टिकल्स जो होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, एक बल से जुड़े होते हैं। कौन सा बल होता है, अंतर परमाणु बोलते थे उसको। तो वो बल क्या होता है, यही तो होता है यार, आबंधित तो होता है, और कुछ थोड़ी होता है, ठीक है, क्लियर है ना। आबंध के अंदर वो जो बल लगे होते हैं, वो मतलब जो यौगिकों के अंदर जो बल होते हैं ना, उनको हम आबंध बोलते हैं, बात क्लियर है। और यही आबंध जो होते हैं, जब इनको थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है ना, थोड़ा सा भी अगर हम इनको गर्म करेंगे, गर्म का मतलब ये समझ लो, इनको थोड़ी सी भी ऊर्जा दोगे, चाहे आप इसको ऊष्मा के रूप में दो, चाहे विद्युत के रूप में दो, किसी के भी रूप में अगर आप इसको ऊर्जा दोगे, तो ये जो बॉन्ड होगा, ये जो फोर्स होगी, ये फोर्स टूट जाएगी, ठीक है, ये फोर्स टूट जाएगी, इनको आराम से अपनी एनर्जी मिलेगी और ये दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम, यानी कि ये जल्दी अगर इसका ठोस पदार्थ लोगे तो वो जल्दी पिघल जाएगा, अगर इसका द्रव पदार्थ लोगे यानी कि लिक्विड में लोगे तो वो जल्दी गैस की फॉर्म में बदलने लगेगा। पेट्रोल एग्जाम्पल, पेट्रोल को आप धूप में रख दो, पेट्रोल बहुत जल्दी उड़ जाता है, क्यों भाई, धूप से वो ऊष्मा ले लेता है, उसके जो आबंध होते हैं वो टूट जाते हैं, टूटने के बाद उसके जो कण होते हैं वो अलग अलग दुनिया में मतलब बाहर फैल जाते हैं, पेट्रोल गायब हो जाता है, ठीक है, क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। अब जो बाकी 2-3 प्रॉपर्टीज़ बची हैं अभी, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, मैं आपको इसकी अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर आयनिक यौगिक और इनके बीच में जो अंतर होता है वो भी बताऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको थोड़ा रीड करके रखना, जो इनके डिफरेंसेस हैं, एनसीईआरटी के पहले 2-3 पेज आप रीड करके रखना, और इसमें हम इसके अपर रूप जो होते हैं वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपर रूप तक आप इसको रीड करके रखेंगे होमवर्क में, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।